वेलकम टू फेयर मीडिया। आज आपसे शेयर करेंगे ट्रंप अमेरिका में जो बिग ब्यूटीफुल बिल के नाम से जो बिल पास हुई है सेनेट में और वहाँ के लोअर हाउस में, और उसके ऊपर क्या होने वाला है। एक बात साफ यहाँ पर देखने को मिलती है कि वहाँ पर रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को रिकन्सिलिएट करने में ट्रंप सरकार एक तरफ से अपनी कोशिश इंटरनल तरीके से ये पेश कर रही है और इसके लिए इससे कुछ फ़ायदे भी इंडियंस को हो सकते हैं। वहाँ जो टैक्स पेयर्स होते हैं एनआरआईज के बनकर यूएसए में, वैसे 40-45 लाख लोगों को कुछ कट ऑफ टैक्सेशन में हो सकता है। और दूसरी बात, वो लोग यहाँ पर रेमिटेंस जो भेजते हैं उसमें भी थोड़ी टैक्स की राहत मिल सकती है, ऐसा बयान तो मिलता है। लेकिन दूसरे तरफ क्या इंडिया दरे दर की ठोकरें खाएगा? एक थर्ड लार्जेस्ट मार्केट बन के और ऑयल यूटिलाइजेशन और ऑयल कंजम्पशन में दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क होकर, और वहाँ यहाँ पर जो ऑयल जनरेट कर सकते हैं या प्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर ऑयल कंपनीज कितने हैं, और यहाँ पर क्रूड का तो मामला पता नहीं है, लेकिन लार्जेस्ट और बिगेस्ट मार्केट ऑफ द वर्ल्ड इंडिया को कहा जाता है। और यहाँ तक के परसों तक, यानी ये यूक्रेन वार हो या फिर इजराइल और ईरान के वार के वक्त तक, यानी 2019 की अगर बात करें तो फिर ईरान से ऑयल, क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट इंडिया की गवर्नमेंट करती थी, और इंडिया को आने के बाद में जो क्रूड ऑयल उसको प्रोसेसिंग करना और रिफाइनरीज के जरिए उसको प्यूरिफाई करके फिर ये यहाँ के लोगों की ज़रूरियात को पूरे करने के लिए एक तरफ सप्लाई करना होता है, और दूसरे तरफ जो ऑयल खरीदना पड़ता था उस इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर, वो इस मार्केट से यहाँ पर इजराइल से दोस्ती और इजराइल के करीब रिश्ते और नाते जोड़ने से, और एक ही ख्यालात को एक प्लेटफॉर्म पर बना के इजराइल का साथ देने की जो नीति नरेंद्र मोदी सरकार बनाई थी, और उस वजह से ईरान से ऑयल खरीदना बंद करके रशिया से ऑयल खरीदने की वजह ऑयल खरीदने में इंटरनेशनल मार्केट के रेट से कुछ कंसेशन और कुछ कम दाम में रशिया देने की बात कही, और उस बात के ऊपर इस दुनिया के ऑयल एक्सपोर्ट कंपनी से बंद करके रशिया से खरीदने के ऊपर अमेरिका के अध्यक्ष ट्रंप को गुस्सा आ गया है। और ये बात यहाँ तक कह गई है कि जो रशियन ऑयल को एक्सपोर्ट कर लेगा इस दुनिया में, वो लोग के ऊपर 500% रेसिप्रोकल टैरिफ रेट इम्पोज करने वाले हैं। ऐसा बयान देते ही ये यहाँ पर मामला साफ हो जाता है कि इंडिया करे तो करे क्या करे। वहाँ एक तरफ रशिया के खिलाफ में बात नहीं कर सकते, वो इसलिए कि जो भी एक आना दो आने का फायदा होता है, और अपने साथ की रिलायंस कंपनी जो मुकेश अंबानी है उनको फायदा होना किसी भी सूरत में, वो उसमें कटौती कुछ भी नहीं होना चाहिए। और ऐसी बात को दिमाग में रखकर इस साल जनवरी और लास्ट ईयर के दिसंबर के महीने में रशियन कंपनी से जो एग्रीमेंट 10 साल के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एग्जीक्यूट किया था, उस एग्जीक्यूशन को नज़र में रखकर डायरेक्टली रिलायंस कंपनी भी उस रशियन कंपनी से ऑयल खरीदने का एग्रीमेंट करने के बाद, यहाँ पर इंडियन ऑयल कंपनीज 23 होते हैं हिंदुस्तान के अंदर, जिसमें से 18 कंपनीज पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है और 2 जॉइंट वेंचर्स में काम करती हैं और 3 प्राइवेट सर्विस सेक्टर में होती हैं। तो इतने पूरे कंपनीज रहने के बावजूद भी यानी रिलायंस कंपनी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का मामला जो होता है, रिफाइनरी करने का जो लार्जेस्ट यूनिट है वो जो गुजरात में, और उस गुजरात की सरकार
के मामले से अगर देखते हैं तो फिर मोदी सरकार के दोस्त और गुजरात के दोस्त होने से उनका तो मामला फायदे में फायदा ही रहता है। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर इस रशिया से ऑयल खरीदने के बजाय अगर अमेरिका से ऑयल खरीदते हैं तो फिर कितना फर्क पड़ता है। तो फिर यहाँ पर ऑयल एक्सप्लोरेशन करना या फिर उसको एक्सट्रैक्ट करना और फिर वहाँ से उस ऑयल को ट्रांसपोर्ट करना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना और इस मामलात में इंडिया क्या सस्टेन कर पाएगा या फिर कितने लाख करोड़ का नुकसान उठाना पड़ता है, और जिस लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान में क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने लोगों को बचाती है या फिर अपना कमीशन या फिर सेंट्रल एक्साइज जो ड्यूटी होती है इसके ऊपर उसको कुछ कम करने में कोई दिलचस्पी करती है? नहीं, बिल्कुल ये नहीं करेगी। तो फिर यहाँ पर देखने को मिलता है ईरान और उसके बाद में रशिया और अमेरिका का मामला आता है। तो फिर रिलायंस को गुज़िश्ता 2014 से लेकर आज तक कितने लाख रुपयों का कर्जा माफ किया था, और वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जिस वक्त 1990 में कितनी कैपेसिटी थी क्रूड ऑयल को रिफाइन करके फिर यहाँ इंडिया में या फिर दूसरे मुल्कों में बेचने से कितना फायदा कमाती है, वो बात को आइए देखते हैं एक बार। 1999 में इसकी कैपेसिटी 6,68,000 बैरल पर डे इसको प्यूरिफाई करती थी, और वो जाकर आज के दिन में जो रशिया से एग्रीमेंट हुआ है उसको रिफाइन करके फिर उसको प्योर डीजल या फिर पेट्रोल बनाने में आज की उसकी कैपेसिटी है 1.2 मिलियन प्लस यानी बैरल। यानी एक बैरल में कितने लीटर्स होते हैं ये इसका तो अंदाज़ा फिर हम आपको बताएंगे ज़रूर। लेकिन यहाँ पर ये रशियन कंपनी से जो एग्रीमेंट हुआ है उस एग्रीमेंट के मुताबिक 5 लाख बैरल रिलायंस कंपनी इसको रिफाइन करके काम करेगी और अपना बिजनेस और धंधा अपना चलाएगी। जबकि इंडिया का कंज्यूमेशन रेट क्या होता है और इंडिया का प्रोडक्शन क्या है, इसमें बहुत बड़ा अंतर होता है देखने के लिए। तो यहाँ पर बात तो करते हैं फर्स्ट जो 500% टैरिफ रेट जो इम्पोज करने वाले हैं जो रशियन ऑयल खरीदते हैं। आइए देखते हैं चाइना जिसमें से लार्जेस्ट मार्केट है रशिया की, वो 47% क्रूड ऑयल रशिया से खरीदता है और उसके बाद में 38% रशिया से इंडिया खरीदता है, और टर्की 6% खरीदता है। उसके बाद में यूरोपियन यूनियन 6% और साउथ कोरिया जापान भी रशियन ऑयल खरीदता है। उसके ऊपर जो मामला सैंक्शंस अमेरिकन गवर्नमेंट और नाटो कंट्रीज जो इम्पोज किया है यूक्रेन और रशियन वार के वक्त से लेकर आज तक, वो इतना छोटा सा मुल्क, इस इतने छोटे से मुल्क को अमेरिकन और अलाइड फोर्सेस या नाटो फोर्सेस जितने भी यूरोपियंस है, यूरोपियन कंट्री से इसको बैक करने से यूरोपियन का भी लॉस हो रहा है, और इसी तरीके से अमेरिका भी अपना नुकसान झेल रही है। और वहाँ के अमेरिकन सिटीजन्स को भी ये ट्रंप जो इलेक्शन से पहले पावर में आने से पहले जो प्रॉमिस किया था उस प्रॉमिसों के हिसाब से तो अभी तक तो ये चल नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये ब्यूटीफुल बिल की जो बात करते हैं तो फिर 500% अगर रेसिप्रोकल टैरिफ इन चीज़ों के ऊपर अगर इम्पोज करते हैं तो फिर इंडिया को क्या नुकसान होगा, किस तरीके से होगा, आइए देखेंगे। इंडिया से जो यूएस को एक्सपोर्ट होते हैं उसमें फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट इंजीनियरिंग गुड्स होता है, उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, जेम्स और ज्वेलरी है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी है, और जिसमें टेक्सटाइल, अपैरल और आयरन स्टील भी है। तो फिर क्या इन एक्सपोर्ट जो इंडिया करती है अमेरिका को, उसके ऊपर अगर 500% टैरिफ इम्पोज करते हैं तो फिर क्या ये इतना इफेक्ट होता है और इंडिया के इंटरनल मार्केट में कितना असर पड़ता है, और
प्राइस कितने हर चीज़ के यानी एसेंशियल कमोडिटीज़ के ऊपर हो या फिर दूसरे इससे ताल्लुक़ रखने वाले आर्टिकल्स हो या फिर डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हो, उसके ऊपर इनडायरेक्ट पड़ेगा और कितने कंपनीज लॉस हो जाएंगे और इसको बंद करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ भी यहाँ पर बात करना पड़ता है जो ट्रंप साहब की जो नीतियों को लेकर, जो इससे पहले लास्ट मंथ में जो इजराइल ईरान की जंग में अमेरिका ने इजराइल का साथ देने से और जो ईरान के ऊपर इजराइल ने जो हमले करके और वहाँ के साइंटिस्ट और वहाँ के न्यूक्लियर प्लांट्स को जो नुकसान किया और वहाँ के बिल्डिंग्स और वहाँ के तेहरान के लोगों के ऊपर बम बरसाई, उसका जवाब भी सुपरसोनिक और वैसे मिसाइलों से हमला करके ईरान तो अपना एक सेल्फ रेस्पेक्ट को बचा लिया और साथ में खदर का जो आर्मी बेस अमेरिका का था उसके ऊपर भी अपनी जवाबी कार्रवाई करके अमेरिका से कोई डरने वाला नहीं है। हम देख लेंगे जब अगर ज़रूरत पड़ती है तो ईरान खड़े होगा हक की लड़ाई लड़ने। और उस बारे में भी जंगे करबला की भी याद दिलाई और वहाँ के सिटीजन्स और यंगस्टर्स तो तेहरान और ग्लोबल लेवल पर एंटरटेन किया और जश्न मनाई और जीतने को भी वैसे कई वीडियोस कई क्लिप्स भी हमको देखने को मिले हैं कि वहाँ से अमेरिका भी यानी निकल गया और वहाँ पर सीज फायर का ऐलान करा दिया। और ऐलान होने के बाद भी इजराइल ने गाजा स्ट्रिप के ऊपर और फलस्तीन के लोगों के ऊपर बम बरसाना, रोज के 5 या 4, 6, 7 डजन लोगों की हत्याएं करना तो अभी तक भी माना नहीं। और उसके बदले में वहां के हमस और हिजबुल्लाह भी अपनी जवाबी कार्रवाई में इजराइल के ऊपर अपने लेवल का लो लेवल इंटेंसिटी वार को तो कंटिन्यू कर रहे हैं। और यहाँ पर देखने को ये मिलता है कि वहां से ट्रंप अमेरिका की सेनाओं को बैक बुला लेकर और ये जो टैक्स रेसिप्रोकल टैक्स की नीतियों के जरिए रशिया को डराकर और रशिया से ऑयल जो मुल्क खरीदते हैं उन मुल्कों के ऊपर भी रेसिप्रोकल टैक्स इंपोज करके क्या फिर अपना भी नुकसान कर लेगा, ये सवाल देखने को मिलता है। तो फिर ये ऐसे सवालात के ऊपर यहाँ देखेंगे कि इंडिया का कंजम्पशन कितना है और सप्लाई कितना है। तो कई लाख बैरल ऑयल की कमी पेशी तो है ही, लेकिन यहाँ पर इंडिया में जितने कंपनीज होते हैं, जितने कंपनीज से यहाँ देखने को मिलता है उसका प्रोडक्शन बनाने में हो या फिर रिफाइनिंग कैपेसिटीज हो। यहाँ पर इससे पहले की बात जो आई थी रिफाइनिंग कैपेसिटीज की बात देखते हैं तो फिर टोटल 23 कंपनीज जो क्रूड ऑयल को रिफाइन करके उसको पेट्रोलियम और डीजल प्रोडक्ट्स और गैस बनाते हैं और उसके कैपेसिटी 5.14 मिलियन बैरल पर ए डे इंडियन कंपनीज बनाती हैं। और उसी तरीके से रिलायंस कंपनी भी 1.2 मिलियन यानी 5 लाख बैरल इस हिसाब से तो बनाने का वादा किया है। तो फिर इसके बाद में यहाँ पर जो बैलेंस इक्वेशन प्रोडक्शन और कंजम्पशन में जो बैलेंस की बात आती है तो फिर इसमें यूक्रेन के वार को जो सपोर्ट नहीं करते हैं यानी अमेरिकन साइड उनके ऊपर बदला लेने की बात तो करते हैं। तो फिर एक तरफ अमेरिका में इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर तो वहाँ पर ठहर कर कई दिनों से अपना मामला डायलॉग हो या फिर उनको मनाना हो या फिर उनको आजीजी करना हो या फिर उनसे गिड़गिड़ाना हो, क्या चलता है इंटरनली वो तो पता नहीं। लेकिन क्या हिंदुस्तान की सरकार को एक पॉलिसी होती है या फिर भी नहीं होती है जहां पर यहाँ पर अगर हम एक्सपोर्ट
इंपोर्ट भी करते हैं तो हमको झेलना पड़ता है, और वो लोग को मार्केट बनाने के लिए जेट में लेकर यहाँ के इंडिया के एंटरप्रेन्योर्स को या फिर बिजनेसमैन को लेकर अपना एक क्रेडिबिलिटी और उन लोगों का जो मार्केट है वो लोग को बिजनेस या नेबरिंग श्रीलंका हो या बांग्लादेश हो या फिर दूसरे मुल्कों को ले जाकर बिजनेस कराने वाले ये जयशंकर अकेले ही क्यों डील कर रहे हैं, तो फिर इसके बारे में सोचने को ये पड़ता है कि इंडिया की कोई ठोस और कोई स्टेबल पॉलिसी ना होने की वजह से आज ये दरे दर की ठोकर खाना पड़ता है। और कभी पुतिन के पास तो फिर कभी ट्रंप के पास तो फिर कभी चाइना से लड़ाई या फिर कभी चाइना से दोस्ती, ये कोई जिसको कहते हैं ये जो चीज होती है यहाँ जिसको टिकाऊ नहीं होता, जो ठहराव नहीं होता, ऐसे लोग तो दरे दर की ठोकरें तो खाते हैं। अगर कोई इंसान अपना एक मुकाम बनाता है और उस पॉइंट के ऊपर अपनी जबान और अपना कार्याचरण एक रखता है तो फिर उसको लाया जाता है, उसको कह सकता है कि ये आदमी ईमानदार है और ये आदमी बिल्कुल बात का पक्का है और वादे का पक्का है। ऐसी बात अगर इस दुनिया में देखते हैं तो फिर ट्रंप का तो कोई वैल्यू नहीं है और कोई क्रेडिबिलिटी भी नहीं है। उसी तरह से यहाँ पर मोदी की सरकार को इंटरनल अफेयर्स में तो देख सकते हैं, लेकिन डोमेस्टिक अफेयर्स में तो उनकी बात, प्राइम मिनिस्टर तो है लेकिन कौन से भी एक मुद्दे पर सही ढंग से सही खड़ेना और सही उसके ऊपर अमल करना तो इंटरनल साइड में तो देखने को नहीं मिलता। उसी तरीके से जो पॉलिसी होती है इंटरनली और एक्सटर्नली भी वही पॉलिसी करने के वजह से आज कितना नुकसान उठाना पड़ता है। और यहाँ पर अगर एक बात भी करते हैं तो फिर यहाँ एक पेमेंट ऑफ और जो चीज़ खरीदते हैं उसको पेमेंट करने का मोड क्या हो सकता है। अमेरिका ये चाहता है कि डॉलर्स में किया जाए, अगर डॉलर्स में करते हैं तो कितना नुकसान होता है। या फिर यूएई से करते हैं, यूएई के दिरहम से करते हैं, या फिर रशियन रूबल से करते हैं, या फिर इंडियन रुपी से करते हैं, तो फिर यहाँ पर रशिया से डील जो करे थे, जो रशियन डील से जो क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट करके जो पेमेंट उसको रूबल में भी किया गया कुछ वक्त तक, और उसके बाद में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के दिरहम से भी पेमेंट किया गया। छोटे मोटे अगर पेमेंट्स है तो फिर इंडियन रुपये में भी हुआ और रूबल में भी हुआ। लेकिन यहाँ पर अगर अमेरिका की बात भी अगर करते हैं तो फिर जिसमें कितना देखने को मिलता है और कितना मामला होता है, तो फिर यहाँ आइए देखते हैं इंडिया का जो कंजम्पशन रेट के ऊपर जो क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं वो उसका डिपेंडेंसी कितना होता है। 85 to 88% इसका क्रूड ऑयल रशिया से हो या फिर दूसरे मुल्कों से, अमेरिका से या फिर ईरान से, या फिर अगर ढूंढते हैं तो फिर वेनेजुला भी एक ऑप्शन मिल सकता है और दूसरे कंट्रीज भी मिल सकते हैं। लेकिन उसके ऊपर इंडिया की पॉलिसी क्या हो सकती है, अगर कोई कम दाम में बेचता है तो कितनी दूर से लाना पड़ता है, ऐसी कुछ पॉलिसी है क्या ये मोदी सरकार के पास, ये देखने को इंटरनेशनल सतह पर मिलता है। लेकिन फिल वक्त की बात है 85 to 88% डिपेंडेंसी फॉरेन जो रशियन क्रूड के ऊपर डिपेंड होना पड़ा है, और उसको घटाते हुए इस साल जो अमेरिका के प्रेशर में आकर जो इसको घटाकर कितना 40% तक इसको घटा दिया, और यूनाइटेड स्टेट्स का जो एक्सपोर्ट परसेंटेज क्रूड ऑयल में है वो आज के दिन 7.3 तक वो पहुंच चुका है। तो फिर इससे ये हिसाब से इसके ऊपर क्या किया जाए, किस तरीके से पेमेंट होता है, तो फिर यहाँ पर भी डिफरेंस आती है। तो फिर इंटरनेशनल मार्केट पे या ईरान हो या फिर इराक हो या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो, अमेरिका हो या फिर रशिया हो, ये इंटरनेशनल ऑयल रेट्स में जो फ्लक्चुएशंस आते हैं उस फ्लक्चुएशंस के हिसाब से डॉलर के ऊपर तो कितने लोगों को दुनिया के भरोसा नहीं है। तो फिर इस ब्रिक्स का भी मामला वही निकला है। तो फिर किसी भी सूरत में डॉलर की वैल्यू को घटाकर
एक दूसरा करेंसी लाना हो या फिर बिटकॉइन जैसे चीज़ों को इसको बैलेंस करने के लिए और इन पेमेंटों को जरिया एक नया प्लेटफॉर्म बनाने के लिए जो कोशिशें 2-4 साल से दुनिया भर सतह पे जो अमेरिका के खिलाफ चलती है, उन्होंने ट्रंप आते ही ये बात बता दी कि अगर डॉलर को रिप्लेस करके कोई एक अल्टरनेट करेंसी को कोई अगर एलिवेट करता है तो फिर उसका अंजाम बुरा होगा। ऐसी बात करके ट्रंप ने न जाने इस दुनिया में कितने सरकारों को, कितने मुल्कों को डराकर अपने अपने कंट्रोल में लाकर अपने मुल्क का फ़ायदा देखते हैं। तो फिर उसी तरीके से इंडिया भी अपने अवाम के लिए क्या फ़ायदा देख सकता है। यहाँ पर ये क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट करना हो या फिर इंपोर्ट करना हो, और उसके लिए तो यहाँ पर इंडिया में कितने अब प्लांट्स हो सकते हैं और कितने तरीके का मामला यहाँ पर हमको या इंडिया से मिलते हैं। तो फिर यहाँ देख सकते हैं यहाँ के मामलात में, यानी इंडिया में असम स्टेट हो या फिर जामनगर का एरिया हो या फिर बॉम्बे हो या फिर विशाखापट्टनम हो या फिर तमिलनाडु का हो या फिर बॉम्बे हाईवे पे हो, जितने भी वहाँ पर ऑयल रिजर्व जो दिखा है वहाँ से उसको आइडेंटिफाई करना और उससे एक्सट्रैक्ट करना और उसको एक्सट्रैक्ट करके जो इंडियन ऑयल कंपनीज 23 कंपनीज है, उस 23 कंपनीज से फिर उसको प्यूरिफाई करके इंटरनेशनल सतह पर अगर बेचना है तो फिर यहाँ पर आवाम को मिलता क्या, आवाम को देंगे क्या और आवाम को क्या फायदा होगा। इस बात को इससे पहले कि जो जितने सरकारें थी, खासकर यहाँ पर मोदी सरकार आने के बाद जो जीएसटी लगी है, जीएसटी के अंदर तो ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या डीजल प्रोडक्ट्स तो नहीं है, लेकिन एक्साइज ड्यूटी और एक्साइज के ऊपर कितना परसेंटेज जाता है और यहाँ पर कितना आवाम को फायदा होता है, इसके लिए एक बार यहाँ पर देख सकते हैं कि एक दिरहम की बात यहाँ पर आते हैं तो 23.26 रुपीस का एक करेंसी वैल्यू होती है। एक रूबल और एक इंडियन रुपी 0.08 से कुछ ज़्यादा है, लेकिन ऑलमोस्ट इक्वल होता है। लेकिन डॉलर तो 85.44 है। तो फिर इसमें अगर पेमेंट करना है तो फिर किस तरीके से किया जा सकता है और किस तरीके का फ़ायदा इस अवाम को होता है। तो फिर कंपनीज तो अपनी जगह कंपनीज है, चाहे इंडिया की हो या फिर रिलायंस की, अंबानी कंपनी हो, लेकिन आवाम को जो कंज्यूम करते हैं उस कंज्यूमेशन के हिसाब से क्या अवेलेबल ऑप्शंस होते हैं और किस तरीके का मिलता है यहाँ पर देखेंगे। तो फिर यहाँ ऑयल कंज्यूमेशन कहाँ होता है, टोटली 7 करोड़ 4 व्हीलर व्हीकल्स इंडिया में एक्चुअली यहाँ पर यूज़ करते हैं इस ऑयल को और 21 करोड़ 2 व्हीलर्स यूज़ करते हैं यहाँ की सरकार की जनता। और इस मामले के ऊपर जो कंजम्पशन होता है, इन कंजम्पशन के ऊपर यहाँ के आवाम को इस कंपनियों ने कितना फ़ायदा देता और कितना नुकसान होता। तो फिर यहाँ देखने को ये बात सामने आई है कि एक हिसाब से देखें तो एक डीलर के पास जो डीजल हो या पेट्रोल हो वो बेचता है, वो कॉमन मैन को पहुंचे तक कितना परसेंटेज पड़ता है। तो फिर यहाँ एक 44 एक डीलर को देते हैं तो फिर 44.4 रुपीस के ऊपर उसको पड़ता है और पेट्रोल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी 31% यहाँ पर दी जाती है और डीलर कमीशन भी पेट्रोल के ऊपर और 4% दिया जाता है और सेल्स टैक्स जो होता है स्टेट गवर्नमेंट्स का उसके ऊपर 23% होता है। तो फिर ये इतना सारा वजन मिलकर 110 या 115 रुपये और या 105 रुपये मुख्तलिफ स्टेट कैपिटल्स में और हिंदुस्तान के हर जगह पर जिसको पेट्रोल की ज़रूरत होती है या डीजल की ज़रूरत होती है या फिर दूसरे पेट्रोलियम रिलेटेड ऑयल, गैस और सीएनजी जितने भी इस क्रूड ऑयल से बनते हैं, तो फिर उसका हिसाब से आवाम को क्या मिलता है। तो आवाम को कुछ भी मिलने वाला नहीं है। यानी हिंदुस्तान में यहाँ पर ऑयल
इंडियन गवर्नमेंट चाहे ईरान से खरीदें वही रेट आ रहा है, और रशिया से खरीदें वही रेट आ रहा है, और अब अमेरिका से खरीद रहे हैं इस साल तो फिर वहां वही रेट आ रहा है। और टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ रेट के नाम पर जो ट्रंप सरकार डरा के जो इंडिया से अपनी जरूरत और जबरदस्ती से अपना ऑयल बेचती है, तो फिर रशिया में जो एक्सपोर्ट करते हैं उसकी कटौती करके इंडिया को कितना नुकसान होता है ये मोदी सरकार जाने और ये पेट्रोलियम मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जाने। लेकिन इससे अवाम को, जब गवर्नमेंट के ट्रेजरी को घाटा होता है क्रूड ऑयल खरीदने में, तो फिर ऑयल के रेट्स बढ़ जाते हैं। ये 2 दिन में देखने को मिला। ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इंडियन ऑयल कंपनीज हो, बीपीसीएल हो, ऑयल इंडिया लिमिटेड हो, जितने भी रिफाइनरीज इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में काम करते हैं, और रिलायंस कंपनी का जो RIL है, इसमें भी इस शेयर्स के दाम 3% इंक्रीज हुए हैं। अगर इस तरीके का मामला ट्रंप सरकार अपना दबाव इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर बनाती है, तो फिर अपने फायदे में तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कटौती नहीं करेगी, और ये पेट्रोल के दाम तो बढ़ा देगा, बढ़ा कर किस हद तक लेके जाएंगे। और इस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर कितना फायदा लोगों को और अपने कंपनियों को बनाते हैं, और इंटरनेशनल सतह पर अपना मुकाम बनाने में तो इस सरकार लाश है। लेकिन साथ साथ में इंटरनेशनल सतह पर भी कोई स्टैंडर्ड रोल नहीं रहने के वजह से और कोई सख्त इकदाम उठाने से भी ये सरकार रह गई। और दूसरे तरफ कंपनीज का फायदा करने में और रिलायंस कंपनी को फायदा पहुंचाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ती, तो फिर ये आवाम का फायदा देखने वाला कौन है। और इस आवाम को आज के प्राइस राइज रेट्स, जो गिरानी की बढ़ोतरी होती है, इस बढ़ोतरी को घटने का नाम तो अभी तक इसी तरीके से भी ना ही कोई कांग्रेस की सरकार को देखने को मिला उन लोगों की तरफ से, या फिर उससे पहले की जो भी सरकार थे गुज़िश्ता 60-70 साल से, उस वक्त से लेकर आज तक इस गिरानी को घटने में तो कभी देखने को नहीं मिला। 75 ईयर से वो हो गए हैं, लेकिन ये बढ़ते बढ़ते जाएगा कहाँ। तो फिर यहाँ पर इंडियन ऑयल कंपनीज हो, या फिर इंडिया में जितने सेंटर्स में ऑयल रिजर्व और क्रूड ऑयल रिजर्व से वहाँ से निकालने के ऊपर और सेल्फ सफिशिएंट और सेल्फ रिलायंट बनने में तो ना गुज़िश्ता की कांग्रेस की सरकार और ना ही मोदी सरकार एक ठोस पॉलिसी नहीं बनाई। और क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट यहाँ से करके कितना फायदा मिलता है और कितना नुकसान होता है, और ये रिफाइनरीज को देखकर, ये रिफाइनरीज के जरिए तो फिर यहाँ ये मामला साफ आया है कि लाश कितना लाश, और इस लाश के हिसाब से भी टोटली 14 लाख करोड़ रुपए तो यहाँ पर ऑयल एक्सपोर्ट जो करते हैं उन देशों को मिलता है। और यहाँ से इसको प्यूरिफाई करके जितने रिफाइनरीज 23 कंपनीज में करके नीदरलैंड्स, सिंगापुर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और उसके बाद में अमेरिका को भी इन कंपनीज एक्सपोर्ट करने से कितना फायदा होता है, 7.6 लाख करोड़, यानी -7 लाख करोड़ तक भी लॉस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये देखने में डिजिटली दिखता है। लेकिन यहाँ पर ये घाटा तो अवाम का है। तो इसीलिए कहते हैं कि अवाम की सरकार ना ही देखने को मिली और ना ही कोई बनने की संभावना समझ में आती है। वो इसलिए कि यहाँ की सरकारें, जो भी उस दुनिया में सरकारें हैं, वो अवाम की सरकारें नहीं हैं, वो कारपोरेटों की सरकारें हैं, और वो पूरे प्रॉफिट बेसिस होती हैं। तो फिर ये धोखेबाजी और ये बयानबाजी और ये 70 करोड़ लोगों को 1 किलो 1 रुपया का जो वर्थ होता है, 1 किलो अनाज, 1 रुपये को किलो अनाज के हिसाब से 5 किलो अनाज का मोहताज जो बना दिया। तो फिर इंडिया गुरु कैसा बना इस दुनिया का, ये सवाल तो आप लोग को और हम लोग को भी आइंदा अपने अपने ज़िंदगी में सोच कर डिसाइड करना चाहिए। और जब तक ये सरकार
किसी की भी तो नहीं सुनी और ना ही इंटरनेशनल सतह पर देखने को मिलता है कि तो ये ज़रूर सुपर पावर्स के हाथ में एक फुटबॉल की तरह अब फिरती चलती है, अपना वक्त गुजारती है, अपना फ़ायदा बनाती है, अपने दोस्तों को फ़ायदा कराती है और अवाम को अपनी जिंदगियों में छोड़कर फायदे के ऊपर ही जीती है। तो फिर इस सरकार का क्या करें? ये सब मिलकर सोचने की बात है। थैंक यू। फेयर मीडिया में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो देखें। हर अपडेट के लिए घंटी आइकन चालू करें। हम वास्तविक और निष्पक्ष समाचार और राजनीतिक अपडेट प्रदान करते हैं।